This is Om Prakash. Welcome to my channel Accountancy, Commerce and GST Simplified. Today I am going to teach you the part 2 of the basic meaning and objective of the accounting. In the first video I have discussed about what is the need of accounting, what is the objective of the accounting. Then I told you everything about what is the purpose of this accounting. Then तब आज मैं उसके सेकेंड पार्ट के बारे में बात करूँगा. तो कल मैंने थोड़ा सा मैं पहले पार्ट का थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ओके, तो पहले सबसे पहले मैंने आपको बनाया था वाई बिजनेस के वाई नीड ऑफ अकाउंटिंग. नीड ऑफ अकाउंटिंग सबसे पहले मैंने आपको इसलिए बताया था नीड ऑफ अकाउंटिंग. नीड ऑफ अकाउंटिंग मैंने बताया कि कोई भी बिजनेस अपना प्रॉफिट एक पीरियड के बाद अपना प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना चाहता है, कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, कितना सैलरी थी, कितनी वेजेज थी. इसे पता करने के लिए एक अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए पता करना होता है. इसलिए एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड की ज़रूरत है और अकाउंटिंग से हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मिल जाता है, इसलिए वो नेचर नीड ऑफ अकाउंटिंग हो गई. इसी कारण मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इट्स क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग टू द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये मैंने बताया था किसे एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पहले तो मैंने बताया था आपको कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है. बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन है जिसको मनी वैल्यू में मेजर कर सके, उसी को हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मानेंगे और उसको अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. इसी तरह हमने क्या आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है. सेम नेचर के ट्रांजेक्शन परचेज को परचेज अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं, सेल को सेल अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं. इसी तरह हमें इसकी ऑब्जेक्टिव होती है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, जिससे हमें प्रॉफिट पता चले, जिससे हम कंपेयर कर सकें कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट और करंट ईयर का प्रॉफिट में कितना डिफरेंस है, क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. इसी तरह से फिर हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे पास प्रॉपर्टी कितनी है, बिजनेस वायबल है कि नहीं, आगे चल सकता है कि नहीं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे, हमारे पास एसेट्स कितनी है, हमारी लायबिलिटी कितनी है. हाँ, तो ये सब उनकी ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग थी. आज हम उसको अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है तो आप मेरे पहले वीडियो में जा सकते हैं पार्ट 1 में. इसमें आपको डिटेल में मैंने सब कुछ बताया है. मैंने जस्ट इस पार्ट 2 में ज़्यादा मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा. अब चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ पेज मीनिंग एंड बेसिक ऑफ मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 2. तो सबसे पहले आपको बताऊँगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग. फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होता है. देखिए नथिंग बट ये ऑब्जेक्टिव जैसा ही है, एक दो एडिशनल पॉइंट आ जाएंगे, उसको मैं आपको बता देता हूँ. जैसे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होती है. फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है. पहला जो होता है मेंटेनिंग systematic record of business transaction. Business transaction. उसके बाद communication of financial information. तीसरा होता है प्रोटेक्टिंग assets of resource of organization.
to check profit or loss of the business. चलिए अब तक ना, तो मैं आपको बताता हूँ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, व्हाट अकाउंटिंग डज एक्चुअली। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग का मतलब कि अकाउंटिंग में ऐसे कौन कौन से काम करते हैं जो जिससे मुझे कुछ फ़ायदा होता है, उस तरह का फंक्शन हम करते हैं अकाउंटिंग का फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है अकाउंटिंग का, सबसे पहले हम आपको बताया था मैंने कि एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड की जरूरत होती है। जब भी हम बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी का पता करना चाहते हैं कि पार्टिकुलर पीरियड के अंदर हमारे एक्सपेंडिचर कितने हैं, हमारे सेल्स कितनी हुई, हमारे परचेज कितनी हुई, तो एक रिकॉर्ड की जरूरत है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, जो कि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में बताया था कि फंक्शन में भी इंक्लूड हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेम पॉइंट कंटिन्यू होंगे, थोड़ा सा एक दो डिफरेंस होगा जो कि मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगा। तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड के लिए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाता है जिससे अकाउंटिंग का जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको सिस्टमेटिकली प्रेजेंट कर पाते हैं, जिससे हमें मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी भी डेट में हम कोई भी जो भी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए जो बिजनेस के लिए मेरे लिए जरूरत, मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो उस रिकॉर्ड के जरिए हम उसको पता कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया कि कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अब मान लो बहुत सारे यूजर होते हैं, उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। मान लीजिए बैंक है, तो बैंक को ये चाहिए कि हम वो जो हमारा जिसमें जिस बिजनेस को हमने लोन दिया है वो रिपे कर पाएगा कि नहीं पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। इसी तरह टैक्स अथॉरिटी को चाहिए कि हमने कितना टैक्स पेमेंट कर दिया। क्रेडिटर चाहिए, मान क्रेडिटर होता है जिससे हम माल परचेज करते हैं, तो वो चाहता है कि हमारे रॉ मटेरियल का पेमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसी तरह जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को पेमेंट करना चाहते हैं, एम्प्लॉय जानना चाहते हैं कि इस कंपनी में मैं काम करूँगा तो प्रॉपर सैलरी मुझे मिलेगी कि नहीं, मेरा कंपनसेशन प्रॉपर होगा कि नहीं, ये कंपनी की कैसी स्थिति है। तो ये सब कम्युनिकेशन हम कर, ये भी फाइनेंशियल, ये अकाउंटिंग ये सब इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है क्योंकि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होने के कारण। तो इससे लोग उसके बाद आपका आता है कि प्रोटेक्टिंग एसेट्स ऑफ द रिसोर्स ऑफ द बिजनेस। एसेट्स क्या होता है कंपनी का, एसेट्स क्या होगा, आपके पास मशीनरी है, आपके पास कैश है, आपके पास बैंक है। आप चाहते हैं जैसे आपके घर में आपके पास कुछ पैसे हैं, तो आप उसको क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली यूटिलाइज करना चाहते हैं, कोई भी वेस्टेज ना हो हमारे मनी का। तो अकाउंटिंग के पास रेडी टू इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहता है कि आज के डेट में मेरा कितना कैश है, आज के डेट में हम कितना परचेज करने की ज़रूरत है, उतना ही हम परचेज करेंगे, ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे। इसी तरह से हम देखें सैलरी इतना ही पेमेंट करेंगे जितने एम्प्लॉय को रखेंगे जितना हमें ज़रूरत है, जितना अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से, ज़्यादा रिक्रूटमेंट नहीं कर लेंगे। इसी तरह से हमारा कुछ स्टॉक है तो हम ज़्यादा स्टॉक परचेज नहीं कर लेंगे, स्टॉक रख के कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह से हम अपने रिसोर्स को मिनिमम में अपने पास जो भी रिसोर्सेज है, स्टॉक है, कैश हो या प्रॉपर्टी जो भी है, उसको हम सही तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उस पर प्रॉपर कंट्रोल ओवर एसेट्स होता है। इसी तरह से हम उसको, जिसके कारण हम उस पर कंट्रोल इस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद आपका है कि प्रॉफिट और लॉस भी चेक करते हैं। आपको मैंने ऑब्जेक्टिव में भी बताया कि कोई अकाउंटिंग का जो मेन इंफॉर्मेशन, मेन जो फंक्शन होता है उसमें क्या है, प्रॉफिट एसेटेन किया जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, जिससे हमें पता लगता है कि हमारे पास कितना प्रॉफिट, बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया इस पीरियड में, कुछ कमी तो नहीं आ गई, कुछ और इंक्रीज करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी ये बताता है कि हमारे पास प्रॉपर्टी इतनी है कि नहीं कि हम बिजनेस वायबल चला सकें, कंपनी का लोन पेमेंट कर सकें, बिजनेस का लोन पेमेंट कर सकें। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शीट भी बनाते हैं। उसके बाद क्या है कि अकाउंटिंग और बिजनेस का जो एडिशनल है वो मैं आपको बताता हूँ। ये चार तो कॉमन है जो कि पहले भी आप ऑब्जेक्टिव में इसको डिस्कस कर चुके हैं। मैंने पार्ट वन में इसको डिस्कस किया था, इसको मैं ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करूँगा। कुछ एडिशनल जो फंक्शन है वो जो न्यू है, जो आपको मैंने डिस्कस नहीं किया, वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा। अब इसका अकाउंटिंग का क्या है कि हम कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, कंट्रोल ऑफ एसेट्स आपको बता दिया। अब है कि ये हमें डिसीजन मेकिंग में काफ़ी असिस्ट करता है। पांचवा पॉइंट ये हो गया, हेल्पिंग इन डिसीजन मेकिंग। ये मैंने आपको डिस्कस नहीं कराया था, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
उसके बाद क्या फंक्शन है, हेल्पिंग डिसीजन मेकिंग कंप्लायंस। उसके बाद इसे कंप्लायंस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट या नीड कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट। ठीक है। उसके बाद फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 3 पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट। अब हम आपको एक एक करके मैं आपको इसको डिसीजन मेकिंग बताता हूँ आपको। अब क्या है, आपका एक फंक्शन हुआ कि हेल्पफुल डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, बिजनेस के लिए जो प्रॉफिटेबल होगा, जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के लिए अच्छा होगा, इस तरह के कई तरह के डिसीजन होते हैं जो कि हमें लेने पड़ते हैं। तो क्या होता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास, जैसे सपोज मान लो हम एक कार सेल कर रहे हैं, जैसे Hyundai i10 की हमारा शोरूम है, हम ये से पता कर दें कि आज तक Hyundai i10 हमें बेचना है। आजकल उसकी डिमांड कुछ कम हो गई, Hyundai की वैल्यू आ गई, Hyundai की न्यू क्रेटा आ गई है, उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारी सेल कितनी हुई Hyundai i10 की, तो बहुत कम i10 की सेल हुई है। अब नहीं तो हम इसको अब ये डिसाइड कर पाएंगे कि अब ये है कि इसकी सेल मेरे पास कम है, तो मैं किसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जिससे सेल मेरा बढ़े। सेल ज़्यादा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमारी प्रॉफिट बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सेल हमारा i10 का कम है तो हम Hyundai की हम सपोज क्रेटा ले लिया, जिसकी आजकल काफ़ी डिमांड है मार्केट में, उसकी स्टॉक मैंने ज़्यादा कर लिया। तो अपने ऑपरेशन को सही तरह से चलाने के लिए, प्रॉफिटिविटी बढ़ाने के लिए एक डिसीजन ये भी हो गया। सपोज हमें एक बुक्स की शॉप है, बुक्स पब्लिशर हाउस है। अब वो देखता है कि हमारे पास कोई स्टोरी बुक है, आपने 2 स्टेप पढ़ा होगा, ये सब इसकी डिमांड बहुत सारी ज़्यादा है। उसकी डिमांड पहले कभी ज़्यादा थी, अब कोई न्यू स्टोरी की बुक जिसकी डिमांड ज़्यादा है तो वो उसको ज़्यादा पब्लिश करेगी। तो वो कैसे पता चलेगा कि वो अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखेगा, उसमें पता करेगा कि इसकी सेल आपको धीरे धीरे कम हो रही है, कि न्यू बुक ज़्यादा हमें अपने पास पब्लिश करने होंगे, जिससे हमारा कस्टमर बेस बढ़ेगा, जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो इस तरह के बहुत सारे डिसीजन होते हैं जिसको कि बिजनेस में लेने पड़ते हैं, क्योंकि बिजनेस चेंजिंग इन्वायरमेंट में वर्क करता है। एक ही तरह के बिजनेस, एक ही तरह का ऑपरेशन करने से, एक ही तरह के ऑपरेशन करने से, एक ही तरह का बिजनेस करने से हो सकता है कि एक लॉन्ग टर्म में सक्सेस ना हो। तो हमें मार्केट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो बहुत सारे डिसीजन मेकिंग, बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हमारे पास डाटा होता है जिसके बेसिस में हम एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे डिसीजन ले पाते हैं। तो आपको क्या है कि हेल्पिंग डिसीजन मेकिंग। इसी तरह क्या है, कंप्लायंस ऑफ, अब आता है कंप्लायंस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट। अब आप देखेंगे, अभी आप जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो उसमें कंपनी एक्ट होता है। कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मुझे हर साल उसको फाइल करना होता है किसी भी कंपनी को। तो उसको फाइल नहीं करने से हमें फाइन देना पड़ता है। तो फाइन देने से बचने के लिए, एक लीगल कंप्लाई करने के लिए हमें भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत है, अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। जिससे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपनी ROC में फाइल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी लीगल रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता है। उसके बाद आपका कहता है फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट। अब मान लीजिए एक बिजनेस है, बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, कुछ सेल का डिपार्टमेंट, कुछ परचेज का डिपार्टमेंट है, कुछ इस्टेब्लिशमेंट का डिपार्टमेंट जिसमें सैलरी वेजेज वगैरह पेमेंट किया जाता है, कुछ HR का डिपार्टमेंट है। हम सब डिपार्टमेंट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो सेल्स डिपार्टमेंट है। अब मैंने समझ ली आज मंथ चल रहा है मेरा अगस्त में मैंने 10,000 यूनिट का मान लो क्लॉथ की शॉप है मेरे पास, मैंने 10,000 यूनिट से रेमंड का क्लॉथ सेल किया। यही जुलाई में मैंने देखा कि जुलाई में मेरा सेल तो 12,000 यूनिट था, रेमंड का मैंने बेचा था। तो हम सेल्स वाले को बोलेंगे, भैया क्या हो रहा है तुम्हारा, तुम्हें जुलाई मंथ में 12,000 हमने सेल किया था, 10,000 इस मंथ में सेल करे, जबकि अभी तो ज़्यादा हमें बिकना चाहिए क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं, न्यू अराइवल, न्यू स्टॉक लेके आ रहे हैं, फिर भी हमारा सेल नहीं हो रहा है।
तो इस तरह से हम सेल्स डिपार्टमेंट को कह सकते हैं कि तुम्हारा, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, क्या इन्फॉर्मेशन है कि जुलाई में हमारे पास 12,000 का हमने सेल किया, ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी। अगस्त में भी पता चला 10,000 यूनिट हमारे हम सेल कर पा रहे हैं, तो इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस से कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन करके बोले कहाँ गलती हुई, तो हमें पता चला सेल्स डिपार्टमेंट ठीक से परफॉर्म नहीं किया, उसने अपनी सेल बढ़ाने के पे ज़्यादा जोर दे दिया, जिसके कारण जुलाई मंथ में 12,000 सेल किया और अगस्त महीने में 10,000 ही सेल किया। तो इस तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, उसके जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसको हम बता सकते हैं कि आपका डिपार्टमेंट ठीक नहीं चल रहा है, कल इसको ठीक कीजिए, अपना सेल्स हमारा बढ़ाइए, तभी बिजनेस ग्रो करेगा, तभी आपको सैलरी बोनस एक्सेट्रा आपको मिलते रहेंगे। तो इस तरह से हम डिपार्टमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं अकॉर्डिंग। इसी तरह से मान लो कोई परचेज डिपार्टमेंट है। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या होता है? परचेज डिपार्टमेंट जो हमें माल खरीदते हैं, खरीद के बेचते हैं, कोई भी चीज़ जैसे दुकान है तो हम परचेज डिपार्टमेंट को बोलते हैं। पहले हमने देखा जुलाई महीने में कि हमारे परचेज हमने सेम क्वांटिटी खरीदी, मान लो 5,000 क्वांटिटी हमने परचेज किया था रामलाल से। अब रामलाल इसी और से हमने इसी तरह फिर जुलाई में 5,000 क्वांटिटी हमने किसी क्लॉथ की खरीदी थी। अगस्त में हमने क्या किया, 6,000 खरीद लिया, लेकिन पता चला सेल तो घट गया, परचेज ज़्यादा कर रहे हैं, तो स्टॉक रखने की ज़रूरत क्या है? तो हम परचेज डिपार्टमेंट बोलेंगे देखो हमारी सेल क्या आपने कम किया है, लास्ट महीने जुलाई में हमारा 10,000 का सेल था, तो हमने 10,000 का सेल तो हमने 5,000 मंगाया था। इस बार 12,000 का सेल था तो 5,000 की ज़रूरत पड़ी थी, 5,000 का स्टॉक रखना पड़ा था। इसी तरह अगस्त में 10,000 हुआ तो 6,000 कैसे हो गया? तो हम परचेज डिपार्टमेंट को बोल सकते हैं कि आप ज़्यादा अपना खर्चे नहीं बढ़ाइए, स्टॉक उतना ही रखिए जितने की हमारे डिमांड सेल कर पाएँ। तो इस तरह से हम परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट पे नज़र रख सकते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं अकाउंटिंग के। पहला जो है ये डिसीजन मेकिंग हुआ, फिर कंप्लायंस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट हुआ, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं। तो आपका ये इस तरह से हम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आपका क्लियर हो गया। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आपको बता दिया मैंने, देखिए मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके बाद कम्युनिकेशन फाइनेंशियल रिजल्ट को, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद एसेट्स और रिसोर्स आपको बता दिया कि वो ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग नहीं कर सके, इस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग में बताया मैंने अभी कि कहीं प्रोडक्ट का डिमांड है, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे कि ज़्यादा इसकी स्टॉक रखना है। अकॉर्डिंग कंप्लायंस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट हमारे हमारे गवर्नमेंट कंपनी एक्ट में भी बैलेंस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को फाइल करना पड़ता है, रिटर्न फाइल करना पड़ता है, तो उसके लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल होता है। इसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट को, कोई भी डिपार्टमेंट अगर सही से परफॉर्म नहीं कर रहा तो हम उसको डाटा के बेसिस पे उस पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं कि आपने परफॉर्म अच्छा नहीं किया है, फिर अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाइए। तो ये इनके फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग हो गई। अब मैं आपको बताऊँगा, अब इम्पोर्टेंट एक चीज़ मैंने आपको बताना है कि व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल। अब मैं आपको अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बताता हूँ, जो नया टॉपिक है। अब मैं आपको बताता हूँ अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है। अकाउंटिंग साइकिल ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल। तो मैं आपको भी सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ कि क्या है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल याद कीजिए, जब आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग इज, डिफिनेशन जो मैंने आपको बताया था, अकाउंटिंग इज an art of a recording financial information। उसके बाद बताया था क्लासिफिकेशन, तीसरा बताया था
चौथा बताया था कम्युनिकेशन। तो ये क्या है कि एक साइकिल, जैसे आप यहाँ पे मैं बताता हूँ, रिकॉर्डिंग आर पर रिकॉर्डिंग हो गया, उसके बाद क्या करते हैं आर सी पर क्लासिफिकेशन हो गया। मैं आपको इसी को डायग्राम में आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो आर पर मैं सिंपल वर्ड में आर पर रिकॉर्डिंग ले लूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, उसके बाद क्लासीफाई करूँगा, फिर उसके बाद क्या करूँगा, समराइज करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा, क्लासीफाई करूँगा, समराइज करूँगा, उसके बाद कम्युनिकेट करूँगा। तो इसको सी माने। सबसे पहले क्या है कि तो इस क्या होता है, सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसको क्लासीफाई करते हैं, सेम नेचर के ट्रांजैक्शन को सेम अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम उसको समराइज करते हैं, बैलेंसिंग आपको मैंने बताया था पार्ट वन वीडियो में। तो बैलेंसिंग कर देते हैं तो समराइजिंग हो जाती है। उसके बाद उसको कम्युनिकेट करते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेज बनाते हैं, उसको फिर उसको यूजर को कंप्लीट करते हैं। तो ये कंप्लीट साइकिल होती है फ्रॉम द रिकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये जो पूरा चक्र है, जो पूरा साइकिल है, इसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग साइकिल। आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए टर्म डाल देगा कि व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल ऐड में है, इसका मतलब कि बहुत भारी भरकम कोई क्वेश्चन आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपके डिफिनेशन में ही सारी साइकिल छुपी हुई है। उसी साइकिल को याद रखिए कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसको मनी वैल्यू में मेजर कर सकते हैं, पोस्टिंग ऑफ द सेम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसको क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके बाद समराइजिंग बैलेंसिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो पोस्टिंग करके रखा उसका बैलेंसिंग किया तो हम उसको समराइजिंग कहेंगे, या रिपोर्टिंग टू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बस इसको आपको ध्यान रखना है, इसी को अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं। एक बार छोटा सा था। अब आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलता हूँ। अब एग्जाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द बुक कीपिंग, व्हाट इज द अकाउंटिंग, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। मैं बस आपको इतना ही बता दूँ कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग साथ साथ चलते हैं। ये क्या है कि अकाउंटेंसी का स्कोप थोड़ा सा ज़्यादा है और बुक कीपिंग अकाउंटिंग के अंदर ही आता है, लेकिन थोड़ा सा थिन लाइन है दोनों के बीच में, जिसको आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ताकि आप उसको डिफ्रेंशिएट करने की कैपेसिटी में रहे। तो मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। Difference between bookkeeping मैं जैसे इसको बुक कीपिंग करता हूँ, अकाउंटिंग करता हूँ, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ। मैंने आपको डिफिनेशन में ही बताया था, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द वेरियस यूजर। तो सबसे बुक कीपिंग का स्कोप कहाँ तक होता है? बुक कीपिंग का स्कोप होता है, पहला स्टेप 2 स्टेप इसका होता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंस आइडेंटिफिकेशन। पहले क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंस, आइडेंटिफिकेशन of financial transaction। दूसरा स्टेप क्या होता है? रिकॉर्डिंग। आइडेंटिफाई किया, उसके बाद रिकॉर्डिंग कर लिया, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तीसरा क्या किया? क्लासिफिकेशन।
तो आपको मैंने बताया था अकाउंटिंग एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इट्स क्लासिफिकेशन, इट्स समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग द वेरियस इंफॉर्मेशन टू द यूजर ऑफ द दिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब क्या है अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बुक कीपिंग का स्कोप यहीं तक खत्म हो जाता है। 3 स्टेप में बुक कीपिंग खत्म है। जैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को पहले आइडेंटिफाई किया, आपको मैंने बताया था चैप्टर फर्स्ट पार्ट में कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हम जहाँ उसको ये देखते हैं कि मनी वैल्यू में मेजर कर पाए कि नहीं किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए और मनी वैल्यू में मेजर कर सके। तो क्राइटेरिया था जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा तो उसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। उसके बाद उसके बाद क्या आता है उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग करके सेम नेचर के अकाउंट क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था आपको कि सेम नेचर के ट्रांजैक्शन को सेम अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल सेल हमने किया, 1 महीने हमने जितने भी सेल किए, जितने लोगों को सेल किया उसको एक अकाउंट सेल्स अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। 1 महीने में जितने भी लोगों से हमने परचेज किया उसको एक परचेज अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। तो ये क्लासिफिकेशन होगा। यहीं तक इसका स्कोप बुक कीपिंग का है। बुक कीपिंग का स्कोप यहीं तक है। अब अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग इसके बियॉन्ड जाता है। उसके बियॉन्ड क्या क्या जाता है, समराइजिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग फंक्शन। इसको आप ऐसे समझे, इन एडिशन टू बुक कीपिंग फंक्शन, इन एडिशन टू बुक कीपिंग फंक्शन। इन एडिशन टू बुक कीपिंग फंक्शन क्या करते हैं, अगला स्टेप आपको बताया था समराइजिंग अलग से करते हैं। समराइजिंग ये सब अकाउंटेंसी में आता है। समराइजिंग मीन बैलेंसिंग, समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके बाद रिपोर्टिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ interpretation financial information and communication। तो आपको बताया मैंने कि बुक कीपिंग का स्कोप खत्म हो जाता है आइडेंटिफिकेशन से ट्रांजेक्शन टू क्लासिफिकेशन। उसके बाद का जो भी स्टेप होता है अकाउंटिंग के, ये काम तो करते ही बुक अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग वाला। इसके अलावा ये काम भी करते हैं, समराइजिंग करते हैं। आपको बताया है कि बैलेंसिंग को समराइजिंग करते हैं। सपोज किसी से हमने 10,000 का सेल किया, उसने मुझे 6,000 लौटा दिए, तो 4,000 मुझे उससे लेने हैं, तो इसको बोलेंगे बैलेंसिंग। इसके बेसिस पे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, टीवी उसको बोलेंगे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बैलेंस शीट, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब है कि ट्रायल बैलेंस बनाया, उसके बाद बैलेंस शीट बनाया, उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया, और इससे हम प्रॉफिटेबिलिटी चेक करें, फाइनेंशियल प्रोविजन को चेक करें, ये अच्छा, और उसको इस रिजल्ट को कम्युनिकेशन करना है। ये टोटल अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग जो है बियॉन्ड अकाउंटिंग की जरूरत है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज डिफरेंस ऑफ अकाउंटिंग। तो फर्स्ट 3 स्टेप को मान लीजिए, बुक कीपिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। और अकाउंटिंग में इसके अलावा और भी समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये सारा अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का ये मेन डिफरेंस है। इसके अलावा क्या बुक कीपिंग में क्या आप देखो कम स्कोप है, तो इसमें कम नॉलेज की जरूरत होती है। इसमें ज़्यादा स्कोप है, इसमें ज़्यादा नॉलेज की जरूरत है। ये नॉर्मली रूटीन नेचर का होता है। ये हम किसी पीरियोडिक इसको पीरियोडिक बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस को, बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस को हर दिन तो नहीं बनाते हैं, लेकिन ये सब रूटीन नेचर का होता है, इसको करते हैं। तो ये रूटीन नेचर का हो गया। ये पीरियोडिक इंफॉर्मेशन बनाते हैं इसके में। ये रूटीन नेचर का नहीं होता है। इसका स्कोप थोड़ा सा कम है, इसका स्कोप थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें कम नॉलेज की जरूरत होती है, इसमें ज़्यादा नॉलेज की जरूरत है। जब आप अभी आपको दोनों ही ऐसा लग रहा हो कि दोनों ही काफ़ी टफ है, लेकिन जब आप जैसे जैसे आप चैप्टर आगे जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार बुक कीपिंग तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, इसको तो मैं इजीली कर सकता हूँ, बाएं हाथ का खेल है मैंने। तो आपको कहा यार अकाउंटिंग कर दें, इसका स्कोप अच्छा है और ये मेरे लिए चैलेंजिंग है, आई विल एंजॉय इट बाय डूइंग अकाउंटिंग। तो इस तरह से क्या कहते हैं, उसमें हायर लेवल नॉलेज की ज़रूरत होती है बस। तो ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की मेन डिफरेंस है।
अब मैं आपको बताऊंगा कि एडवांटेज ऑफ अकाउंटेंसी। इसको मैं सिंपल जो ऑब्जेक्टिव है और जो फंक्शन है वो एडवांटेज भी होता है। इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, एक दो एडिशनल चेंजेस हैं, जैसे मैं आपको एडिशनल उसके लिए ज़्यादा डिस्कस करता हूँ। अभी मैं पॉइंट लिख देता हूँ क्या क्या जो एडवांटेज है और उसकी यूजेज क्या हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि सिस्टमेटिक हेल्पफुल इन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, ये आपको मैंने बता दिया था फंक्शन में के टाइम में ही। उसका कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मिल जाता है मुझे, इनको प्रॉफिट एंड लॉस इंफॉर्मेशन हो जाता है, उससे पता चल जाता है मुझे, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद हम एक चीज़ आपको बताएंगे, जो एडिशनल पॉइंट है वो मैं लिख रहा हूँ एडवांटेज। तो आपको ऑलरेडी मैंने ऑब्जेक्टिव और फंक्शन में मैंने करा दिया। उसके अलावा बस आप 4-5 पॉइंट और हैं जो एडवांटेज में आप लिख सकते हैं इन एडिशन टू दैट। अब मैं एडिशनल जो ऑलरेडी जो पॉइंट बता चुका उसको मैं बस ब्रीफ नहीं करूँगा, बस उसका एक हेडिंग आपको दे दूँगा, एडिशनल एडवांटेज। और ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा, एडवांटेज और यूजेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि पहले सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं, फिर उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसका बैलेंस शीट बनाते हैं। उसके बाद का डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है, एरर कम हो जाते हैं। बस कुछ एडिशनल पॉइंट है जो मैं आपको डिस्कस करूँगा डिटेल में थोड़ा सा, तो उसको आप नोट करते हैं। इसमें क्या होता है, पहले कंपैरेटिव स्टडी हो जाती है। क्या होती है? कंपैरेटिव स्टडी हो जाती है। एडिशनल पॉइंट है ये, एडिशनल पॉइंट। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी हो जाती है, कंपैरेटिव स्टडी। दूसरा, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। उसके बाद तीसरा होता है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन of errors and ठीक है, ये एडिशनल पॉइंट होते हैं जो मैंने भी जो आपको ऑब्जेक्टिव बताया, फंक्शन बताया, उससे वो रिपीट होंगे। और उसके अलावा 2-3 पॉइंट एडिशनल है जो कि एडवांटेज और यूजेज में आप इसको यूज कर सकते हैं। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए या कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप इस तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी क्या होती है? कंपैरिजन क्या होता है? वो मेरे से अच्छा कर रहा है, पहले तो 2 आदमी में कंपैरिजन हुआ कि वो अच्छा है कि ये अच्छा है। दूसरा है कि खुद में कंपैरिजन की, पिछले साल में कितना काम करता था, इस साल में कितना काम कर रहा हूँ। तो कंपैरेटिव अकाउंटिंग और इन्फॉर्मेशन से क्या होता है, हमारे पास डेटा होता है कि हमने पिछले साल सपोज माना मैंने 10 लाख का सेल किया, इस साल मैंने क्या किया 15 लाख का सेल किया। तो क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि लास्ट ईयर के ज़्यादा इस बार हमने 5 लाख का ज़्यादा सेल किया। क्या वो कंपेयर किया 2 मंथ। इसी तरह हम 2 महीने के बीच में भी सेल कर सकते हैं। मान लो जुलाई के मंथ में हमने 2 लाख का सेल किया, अगस्त के महीने में हमने 2.5 लाख का सेल किया। तो हम पता कर सकते हैं 1 महीने में हमने ज़्यादा सेल किया। इतना ज़्यादा सेल किया क्या 50,000 का ज़्यादा सेल कर दिया। तो क्या हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इसी तरह कंपैरिजन में कर सकते हैं। अगर कहीं कमी रहेगी तो उसको जो कौन से कारण है उसको पता करके उसे
उसको सॉर्ट आउट करेंगे, जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाएगा। तो ये सब कंपैरेटिव स्टडी से हमें ये फ़ायदा मिलता है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से हमें कंपैरेटिव स्टडी में काफ़ी हेल्प मिलता है। हम कंपैरिजन कर पाते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस लास्ट ईयर कैसी थी, इस ईयर कैसी है, लास्ट मंथ कैसी थी, इस मंथ कैसी है, लास्ट वीक कैसी थी, इस वीक में कैसी परफॉर्मेंस है। इसी तरह कंपैरेटिव स्टडी हम कर सकते हैं। इससे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि डेटा रिलायबल होता है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अब मान लीजिए हमें कोई बिजनेस खरीदना है, हम एक इन्वेस्टर हैं, हमारे पास पैसे हैं, हम चाहते हैं कि श्री रामलाल का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, इसको मैं खरीदना है, तो हम कैसे कर देंगे। तो क्या होता है, रामलाल अपना प्रॉफिट एंड उसका हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, उसका बैलेंस शीट देखेंगे, 4-5 साल की प्रॉफिट लॉस अकाउंट, 4-5 साल की बैलेंस शीट देखेंगे, दोनों को देख कंपेरिजन करेंगे, इसकी प्रॉफिटिलिटी कितनी है, कितना ये कमा पाएगा, कितना लगाऊंगा, कितना पैसा, कितनी एसेट्स, कितनी लायबिलिटी है, तो मैं कितना, सपोज इसके पास 10 लाख का एसेट्स है, 5 लाख के उसको पेमेंट करना है, तो 5 लाख नेट उसके पास अभी भी एसेट्स है, तो 5 लाख से कम में रामलाल तो बेचेगा नहीं। तो मैं उसका वैल्यूएशन लगाऊंगा कि चलो 6 लाख में दे देगा, 7 लाख में देगा। तो नेगोशिएशन करने में भी हमें नेगोशिएट कर पाएंगे कि हम इतने मोल भाव, नेगोशिएशन में मोल भाव कर पाएंगे कि हम इतने में आपके पास इतना ही एसेट्स है, आपके इतना आपकी वैल्यू इतनी बनती है, इस हिसाब से हम इतना परचेज कॉस्ट लगा रहे हैं। तो जैसे 5 लाख हमने 5 लाख का उसका नेट एसेट्स माइनस लायबिलिटी आई 5 लैक्स, हमने उसको कहा कि ठीक है 5 लैक्स आपने इतना मेहनत किया, 7 लैक्स ले लो, हमें बिजनेस दे दो। तो हमने कैसे पता किया, उसको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उसका देखा, उसकी प्रॉफिटिलिटी चेक करी, उसकी फाइनेंशियल बैलेंस शीट चेक की हमने, बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन चेक की कि वर्थ है कि नहीं बिजनेस का। तो इस तरह से ये क्या करता है, बिजनेस को सेल करने में फैसिलिटेट करता है। अगर रामलाल बेचना चाहेगा तो बोलेगा 5 लाख से कम में नहीं बेचूंगा, तो ये उसे कैसे पता चला कि 5 लाख से कम में तो बेचना ही नहीं है। तब क्यों कैसे पता चला कि उसके अपने बैलेंस शीट देखी, बैलेंस शीट में उसने देखा कि हमारे पास 10 लाख का एसेट्स है, 5 लाख की लायबिलिटी है, दोनों का डिफरेंस एसेट्स माइनस लायबिलिटी 5 लाख मेरा नेट एसेट्स है, इससे कम में तो मैं बेचूंगा नहीं, ये तो मुझे ऐसे ही मिल जाएगा बिना कुछ किए गए, तो 5 लाख से ऊपर में ही बेचूंगा। तो इससे क्या हुआ, सेल भी, अगर हम बिजनेस को सेल करना चाहते हैं तो हमारे पास एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन होता है कि हम कितने में सेल कर पाएँ, जिस बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि सेल करना है, इससे कम में हम सेल नहीं करेंगे, 5 लाख से ऊपर में ही सेल करेंगे। तो क्या करता है, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस करता है। तो इसके बाद डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। अब आपको मैंने बताया जैसे अकाउंटिंग में क्या होता है, हम हमेशा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने से हमें धोखा नहीं दे सकता। हालांकि मैनिपुलेशन कोई भी कर सकता है, लेकिन नॉर्मली मैनिपुलेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें पता रहता है कि पर्टिकुलर डेट में पर्टिकुलर मंथ में कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, कितना वेजेस दिया, कितना सैलरी दिया हमने, कितनी हमारे प्रॉफिट आई, ये सब पे हमें कंट्रोल रहता है। तो कोई इसमें एरर और फ्रॉड नहीं कर सकता हमारे साथ, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। अगर फ्रॉड करेगा तो हमें तुरंत पता लग जाएगा किसने फ्रॉड किया है, इस साल इसने सेल कम दिखाया है, इसने कुछ पैसे का गबन किया है। ये सब इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी तो हम बता सकते हैं कि यार ये देखो, ये तुम्हारा डाटा बता रहा है कि इतने का सेल तुमने किया ही नहीं है, इतने का सेल किया, ये पैसे कहाँ गए फिर। तो इस तरह का कोई भी अगर फ्रॉड की संभावना होती है तो इससे हम उसको प्रिवेंट कर सकें। पूरी तरह से तो कुछ भी प्रिवेंट नहीं कर सकते अगर, लेकिन नॉर्मली अगर कोई चाहे, नॉर्मली इसको काफ़ी हद तक हेल्पफुल होता है कि कोई भी फ्रॉड ना हो। ठीक है, तो ये हो गया आपके अकाउंटिंग एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। जैसे तो आपको ऑब्जेक्टिव और फंक्शन जो मैंने बताया उसके साथ ये एडिशनल 3 पॉइंट और भी ऐड कर लेंगे, तब पर टोटल यूजेज ऑफ अकाउंटिंग या एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग को आप कवर कर पाएंगे। अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अकाउंटिंग कितने टाइप के होते हैं, अकाउंटिंग टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग नॉर्मली 4 तरीके के होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस तरह के इंफॉर्मेशन, इस तरह के अकाउंटिंग, बहुत सारे अकाउंटिंग के ब्रांचेज होते हैं। आपके 11th के सिलेबस में केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात होगी, जिसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी का आप नाम जान लो, बाकी का डिफिनेशन जान लो, एग्जाम में से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आपके बारे में बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग,
टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चौथा होता है टैक्स अकाउंटिंग। पांचवा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो आपके 5 तरह की नॉर्मली अकाउंटिंग होती है: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइए एक एक करके इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, जो भी आपको मैंने बताया मीनिंग ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग, ये सब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसको बोलते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना और इसको यूजर को कम्युनिकेट करना होता है। ये सारी एक्टिविटी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के में इंक्लूड होती है। उसी तरह आपको डिटेल में मैंने ऑलरेडी बता दिया। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग होते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ये पता करते हैं कि एक यूनिट, जैसे सपोज ये मार्कर मैंने, इस मार्कर को मैंने एक यूनिट मार्कर बनाने में हमारी क्या क्या कॉस्ट आई होगी। सबसे पहले इसकी इंक की कितनी कॉस्ट आई होगी, इसमें लेबर कितना लगा हुआ, इसका प्लास्टिक का जो हमने ये कवर लिया हुआ इसका कितना खर्चा आया होगा। इस सारे खर्चे को मिला के हमें ये पता चलता है कि मार्केट बनाने की कॉस्ट कितनी है। इसी तरह बिजनेस में भी हमें कोई मशीनरी बनाया, कोई गुड्स बनाया, कोई जैसे कार बनाया तो कार में कितनी कॉस्ट लगी, एक कार बनाने में कितनी कॉस्ट लगी। तो इस तरह के अकाउंटिंग को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। उसकी अकाउंटिंग करते हैं तो उसको कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। आपको बस इसका डिफिनेशन जान लेना है। डिस्क्रिप्शन ज़्यादा इसकी डिटेल की आपको जब आगे के क्लास में जाएंगे तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपके सिलेबस के हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग में केवल आप इसका नाम जान लीजिए, इसका डिफिनेशन जान लीजिए, दैट इज सफिशिएंट। उसके बाद क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जब भी आपको मैंने बताया कि मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कोई कंपनी होती है, उसमें क्या होगा, डिसीजन जो लेते हैं मैनेजर, जो भी कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह लेते रहते हैं, तो उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से मल्टीपल तरह के वो एनालिसिस करते रहते हैं। तो उस एनालिसिस करते बहुत सारे वो अकाउंटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, जो कि इस तरह की टेक्निक जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल रेशियो एनालिसिस का बस नाम जान लीजिए। बात आगे के चैप्टर में, आगे के क्लास में इसके डिटेल चर्चा करेंगे। रेशियो एनालिसिस करते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, ये सब करते हैं, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। आपको बस इतना देखना है, अकाउंटिंग रिलेट्स टू डिसीजन मेकिंग ऑफ द बिजनेस को हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। उसके बाद आपको मैं टैक्स अकाउंटिंग। अब क्या कहते हैं, टैक्स अकाउंटिंग में हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। टैक्स कितना देना है, मान लो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है तो गवर्नमेंट टैक्स भी चाहती है कि टैक्स दो भाई, प्रॉफिट तुमने कमाया है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो इस तरह की अकाउंटिंग को टैक्स डिटरमिन करने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है उसको टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये एक नया टर्म है जो कि पहले नहीं था। मैं आपको बताता हूँ क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मान लो एक बिजनेस है, बिजनेस क्या है, सोसाइटी में लैंड यूज, सोसाइटी में मान लो वो चल रही है, सोसाइटी का क्या क्या उसने यूज़ किया है, लैंड यूज़ किया है, लैंड यूज़ किया है, उसने कुछ पहले लेबर यूज़ किया है और भी बहुत सारे सोशल रिसोर्सेज यूज़ किया है। तो कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी जो सोसाइटी में उतनी ऑपरेट कर रही है, उससे प्रॉफिट कमा रही है, तो कुछ उसको भी, सोसाइटी को भी कुछ गिव बैक रिटर्न करे कुछ। तो इस तरह के मान लो कि क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे आजकल बड़े बड़े बिजनेस NGO बहुत सारे चलाते हैं, तो उस समय कि हमारे सोशल कंट्रीब्यूशन कितना है सोसाइटी में। बहुत सारे कोई जैसे हाफ में रहते हैं यूज़ कर लेते हैं, कोई नया एजुकेशन अंडर प्रिविलेज लोगों को
एजुकेशन दे देते हैं, इस तरह के खर्चे बुक करते हैं जो कि सोशल वेलफेयर के लिए होती है, जैसे सामाजिक जिससे कल्याण हो सकता है, लोगों का सोशल वेलफेयर हो सकता है, तो उसमें उसकी जो अकाउंटिंग, इस तरह के ट्रांजेक्शन की जो अकाउंटिंग होती है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आती है कि इसका जो मेन पर्पस होता है कि बिजनेस हैज कंट्रीब्यूटेड गिवन व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टू द सोसाइटी इन विच इट ऑपरेट्स। तो इसी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहते हैं। ये सब बस आप ये जो चार्ट नीचे वाले जो भी चार्ट हैं वो उतने सिग्निफिकेंट नहीं है, बस टर्मिनोलॉजी के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कितनी तरह की अकाउंटिंग होती है। ये नॉलेज के लिए भी अच्छा है क्योंकि अब आगे क्लास में जब जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। आज का चैप्टर क्या है कि अब एक और चीज़ में लास्ट जो मैं बता रहा हूँ इस पार्ट 2 चैप्टर का, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। लास्ट पार्ट जो होगा, लास्ट टॉपिक मैं अभी लूँगा पार्ट 2 में, वो लूँगा मैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। इसको फीचर भी कह रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्वालिटेटिव। इसमें 2-4 चीज़ आपको जानने की जरूरत है। उसकी क्वालिटी क्या है, अकाउंटिंग क्वालिटी क्या है, क्या क्वालिटी है अकाउंटिंग में, जिसके बारे में आपको हम बताएंगे। नॉर्मली क्या होती है, रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है, रिलायबल होता है, रिलायबिलिटी होती है। उसके बाद क्या होता है, रेलिवेंट। उसके बाद कंपेरेबिलिटी। उसके बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी। उसके बाद फेथफुल प्रेजेंटेशन। फेथफुल प्रेजेंटेशन। अब क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिलायबिलिटी हुई, फिर रेलिवेंट होगा, कंपेरेटिविटी हुई, अंडरस्टैंडेबिलिटी हुई और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होता है। रिलायबिलिटी और फेथफुल इंटरप्रिटेशन को एक साथ पढ़ने से काफ़ी इजी हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट। रिलायबिलिटी क्या होती है, कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हवा में उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हमारे पास उसका कोई सपोर्ट होता है, उसका कोई डॉक्यूमेंट होता है। सपोज हमने परचेज किया तो हमारे पास परचेज का बिल होगा, इसी तरह से हमने कोई सेल किया तो हम इनवॉइस रेज करेंगे। तो कोई भी ट्रांजेक्शन का एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में इससे प्रूफ हो, डॉक्यूमेंट प्रूफ होता है कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है। अगर हमने सेल किया तो हमने इनवॉइस रेज की है, हमने परचेज किया तो मेरे पास बिल है, अगर हमने सैलरी पे किया तो सैलरी स्लिप है मेरे पास, सैलरी स्लिप पे इन स्लिप है, अगर हमने कोई वेज पे किया तो वेज स्लिप है हमारे पास, वेज रजिस्टर है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसके कारण उसका हम सपोर्ट विदाउट सपोर्ट हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो एक इस पर हम रिलायंस पे प्लेस कर सकते हैं, इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, सबसे बड़ी क्राइटेरिया कि हम कोई भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग तभी करते हैं जब हमारे पास उसका प्रॉपर प्रूफ हो। प्रूफ मीन्स डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ऐसा नहीं कि मुंह से कोई बोल दिए, आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अब उसको चेक करते हैं, कितने की वैल्यू की सेल की है तो उसका इनवॉइस होगा आपके पास, कितने की परचेज की है तो बिल होगा, कितना आपने पेमेंट किया तो उसको बैंक स्टेटमेंट होगा, हम इस सबसे चेक कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है, रिलायबल होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद क्या था, रेलिवेंट। इसी तरह क्योंकि हम अब इसके फेथफुल प्रेजेंटेशन, जो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम जो भी बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं,
उसमें फेथ, लोगों को फेथ होता है, लोगों को ट्रस्ट होता है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बिकॉज जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है उसको हमारे पास डॉक्यूमेंट रहता है हमारे पास, जिसको डॉक्यूमेंट का एविडेंस बोलते हैं, अकाउंटिंग एविडेंस, वाउचर हुआ, बिल हुआ, कैश मेमो हुआ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ट्रांजेक्शन को वो प्रूव करती है कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है। इसी तरह से इसके कारण हम ये फेथफुल प्रेजेंटेशन होता है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे लोग रिलाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये 2 पॉइंट हमने कवर कर दिया। अब क्या होता है रेलिवेंट। अब अकाउंटिंग क्या होती है, उन जरूरी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो अगर किसी यूजर को उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में उस चीज़ों को रखने की ज़रूरत ही क्या है। रेलिवेंट तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है जिसमें कि मैक्सिमम जो भी उसके यूजर हैं, कॉमन जो इन्फॉर्मेशन सबके लिए जो जरूरी है वो डेफिनेटली हो। जैसे क्रेडिटर एक चाहता है कि हमारे पास ये जो इसको हमने रामलाल को माल बेचा है वो हमारे रामलाल का जो बिजनेस है वो हमें पेमेंट कर पाएगा कि नहीं पाएगा। इसी तरह बैंक चाहता है कि बैंक क्या करता है, बैंक को लोन बैंक को एक बार ये देखना होता है कि ये जो कंपनी को हम लोन दे रहे हैं वो हमारा लोन रिपे कर पाएगा कि नहीं पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है कि जो मेरा इंटरेस्ट जो लोन का वो पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसी तरह हम इन्वेस्टर हैं तो हम चेक करना चाहते हैं, हम जो इस कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें प्रॉपर डिविडेंड मिलेगा कि नहीं, उसका रिटर्न मिलेगा कि नहीं, कि हम बाहर कहीं इस कंपनी में ही क्यों जाए, दूसरी कंपनी में क्यों नहीं जाए। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन जो है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट करना जरूरी है। तो अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये भी है कि ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो विच इज कॉमन टू ऑल द यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज गिवन देयर। तो मतलब कॉमन जिसके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो ऐसे इंफॉर्मेशन जो सबके लिए कॉमन हो उसको डेफिनेटली अकाउंटिंग में प्रेजेंट करना होता है, उसको डिस्क्लोज करना होता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि रेलिवेंट होना चाहिए, अननेसेसरी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, जो भी रेलिवेंट है उसी को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शो करता है। उसके बाद कंपेरेबिलिटी, आपको मैंने बताया था कि सबसे बड़ा जो कंपेयर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है, रिलायबल होता है। तो उससे हम जो जैसे आपको मैंने बताया उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, प्रॉफिट कंपेयर कर सकते हैं, महीने का पीरियोडिक जैसे एक महीने का प्रॉफिट कंपेयर कर सकते हैं, एक साल का प्रॉफिट कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल पोजीशन, आज के डेट में हमारी एसेट्स कितनी है, हमारे बिजनेस में कितना प्रॉपर्टी का इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, कोई नुकसान तो नहीं है, या हम बिजनेस चला भी पाएंगे कि नहीं फ्यूचर में। तो ये सब भी है। तो इससे हम क्या करते हैं, कंपेयर कर सकते हैं अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि उसका अगर कोई कंपेयर करते हैं, अगर हमारी प्रॉफिट बढ़ गई है तो उसको और बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अगर हमारी प्रॉपर्टी की प्रॉफिट कम हो गई है तो उसके लिए हम और सारे कम हो गए तो उसके सारे और सारे उपाय करते हैं जिससे हमारी प्रॉपर्टी पे फिर से हम उसको आगे कमी रह गई तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यह भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटी अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या था, हाई फाई नहीं होना चाहिए, लोगों को ईजी अंडरस्टैंड होना चाहिए। इसलिए जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है जो कि जिससे बिजनेस में इम्पैक्ट, जिसके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसको हम सिंपल सी भाषा में, सिंपल सा लैंग्वेज में उसको बताएंगे लोगों को। जैसे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो हम लोगों को बताएंगे हमने किस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया। इसी तरह हमने वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक लिया तो किस मेथड से हमने वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक लिया, तो इसकी जानकारी हम देते हैं। ये भी हम सिंपल भाषा में लिखते हैं कि ये हमने इस मेथड का वैल्यूएशन है, इस मेथड से स्टॉक का वैल्यूएशन किया, इस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया, इस तरह से हमने एक्सपेंस को बुक किया, एक्रूअल बेसिस पे बुक किया, कैश बेसिस पे बुक किया। ये सब हम मेथड जरूर सब देते हैं। उसके बाद क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, आपको बता दिया सब कॉमन जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो, एक्सप्लेनेटरी नोट देते हैं। तो ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग हो गई, रिलायबिलिटी, फेथफुल प्रेजेंटेशन, रेलिवेंट, कंपेयर कर पाते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। दोस्तों तो आज आपको मैंने क्या क्या बताया, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग बताया, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस बताया मैंने आपको। फिर आपको मैंने बताया कि ये कितने तरह की अकाउंटिंग होती है, फॉर जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। फिर आपको मैंने बताया कि क्या क्या फीचर हैं, जो क्वालिटेटिव फीचर क्या क्या हैं, जैसे रेलिवेंट आपको बताया, रिलायबिलिटी होती है जो सपोर्टिव एविडेंस के हिसाब से डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे पास, रिलायबल होता है।
इजी टू फेथफुल, जिसके कारण हम फेथफुल प्रेजेंटेशन कर पाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि रेलिवेंट कॉमन टू ऑल द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। उसके कंपेयर कर सकते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल होता है, जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट ईयर की प्रॉफिट इस ईयर की प्रॉफिट कैसी है, क्यों डिक्रीज हो गया, क्यों इंक्रीज हो गया, उसका रीजन भी पता कर सकते हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये कोई हाई-फाई टाइप से कोई भी अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, इसको सिंपल सी लैंग्वेज में हम उसको एक्सप्लेनेटरी नोट देते हैं कि हमने इस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया, इस मेथड से वैल्यूएशन में स्टॉक चार्ज की, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को वैल्यू किया इस मेथड से, वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करते हैं उसको। तो आज की क्लास हम पार्ट 2 यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, आपके उसको कमेंट कीजिए, उसको शेयर भी कीजिए, ताकि लोगों को पता लगे, कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कोई मिस ना हो पाए। आप प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर कोई सजेशन है वो मोर देन वेलकम, हम और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।